हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल सा टॉपिक लेकर आए हैं जिसके बारे में आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो सुना ही होगा, और उस टॉपिक का नाम है वर्क। ओके, बिफोर स्टार्टिंग द वर्क आई जस्ट वांट टू टेल यू कि ये वो वर्क नहीं है जो आप अपने मन में एक छवि बना रहे होंगे कि आज मैंने घर पे पढ़ाई करी तो 2 घंटे पढ़ाई करी तो ये हमने काम किया है, मम्मी ने सफाई करवाई मेरे से तो वो काम हो गया, या मम्मी ने कोई मार्केट से काम बोल दिया लाने के लिए, तो ये वो वाले वर्क नहीं है। फिजिक्स किसी भी एक्शन को वर्क तब कहता है जब एक स्पेसिफिक कंडीशन होती है वहां पर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक ब्लॉक है, क्या है, एक ब्लॉक है ऑफ मास m, ओके, एंड मैं इसे क्या करना चाहता हूं, मैं इसे एक जगह से दूसरी जगह पर डिस्प्लेस करना चाहता हूं, तो मुझे उसके लिए क्या चाहिए होगा, एक फोर्स चाहिए होगा, क्योंकि फोर्स ही डिस्प्लेस कर पाएगा। तो सपोज लाइक कि मैं उस पर एक फोर्स लगा रहा हूं इस डायरेक्शन में, तो होगा क्या कि ये ब्लॉक जो है शिफ्ट होकर डिस्प्लेस होकर यहां तक आ जाएगा और इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया S। भाई आप इस फोर्स को एक्शन में लाओगे तो ये ब्लॉक इधर डिस्प्लेस कर जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो मैंने मान लिया इस फोर्स को मैंने हॉरिजॉन के साथ थीटा एंगल पर लगाया है। तो फिजिक्स कैसे वर्क को डिफाइन करती है, फिजिक्स कहती है द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट in the direction of force is known as work। ओके, आई रिपीट, फिजिक्स कहती है जो भी आपने फोर्स लगाया है और उससे जो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है, बट दैट डिस्प्लेसमेंट शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, उसे हम बोलेंगे वर्क। मींस अगर मैं बात करूं को फोर्स मैंने कहां लगाया है, इस डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट कहां हुआ है, इस डायरेक्शन में, तो मेरे को ये वाली डिस्प्लेसमेंट काम की नहीं है, मेरे को चाहिए वो डिस्प्लेसमेंट जो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो। तो इस डिस्प्लेसमेंट का इस डायरेक्शन में कितना क्या कंपोनेंट होगा, दैट विल बी एस कॉस थीटा। अब ये कैसे आया, आपने सीखा होगा कि वेक्टर क्वांटिटी के रेजोल्यूशन में अगर एक वेक्टर क्वांटिटी थीटा एंगल पर है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसका हो जाएगा a cos थीटा और उसका वर्टिकल कंपोनेंट a sin थीटा। जिस साइड के साथ थीटा होगा वहां cos थीटा और उससे परपेंडिकुलरली वेक्टर के साइड पर a sin थीटा। ओके, तो यहां पर वर्क को जो डिफाइन हम करेंगे दैट विल बी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट, बट डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मींस एफ एस कॉस थीटा, सो आवर वर्क विल बी एफ एस कॉस थीटा। ओके, एक चीज और बताना चाहूंगा कि अगर फॉर एग्जांपल मैं इस डेफिनेशन को कुछ ऐसे लिखता, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो वो भी सही होती। कैसे सर, देखिए एक सिनेरियो और कि अगर मेरा ये वही ब्लॉक है जिसपे मैंने कुछ फोर्स लगाया है और ये डिस्प्लेस हो गया यहां तक ऑफ डिस्प्लेसमेंट S, बट इस बार हमने डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स लिया। पहले बात क्या लिया, फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स अकॉर्डिंग टू दिस रूल कितना होगा, F cos थीटा, क्या होगा, F cos थीटा। तो अब वर्क कैसे डिफाइन होगा, अब वर्क डिफाइन होगा हमारा कुछ इस प्रकार से कि फोर्स मींस जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है F cos थीटा इनटू F, सो इट विल बी F S cos थीटा, एंड यू कैन सी क्लियरली दैट इन बोथ ऑफ द केसेस आवर वर्क विल बी सेम। ओके, सो वी कैन राइट वर्क एज W इक्वल टू F डॉट S, जस्ट सिंपल, means work is nothing but it is the scalar product of force and displacement। so जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने वेक्टर में पढ़ा रखा है कि डॉट प्रोडक्ट अगर हम किन्हीं दो वेक्टर्स का कराते हैं तो उसका जो रिजल्टेंट होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है या वेक्टर क्वांटिटी, आप में से कोई जवाब दे मुझे। ओके, वेरी गुड, उसका रिजल्ट एक स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर। तो हमारे पास एक डेटा और आया कि वर्क is a scalar quantity, work is a scalar
क्वांटिटी। दूसरी बात भैया हमने ये भी सीख लिया, हमने सीख लिया कि वर्क क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। वर्क का फॉर्मूला क्या है, F डॉट एस है। अब बात आती है वर्क की यूनिट के बारे में, वर्क की यूनिट। सो बेसिकली यूनिट ऑफ वर्क इज सेम एज द यूनिट ऑफ एनर्जी। तो यूनिट ऑफ वर्क इज, अगर मैं यहां से बनाऊं तो फोर्स को क्या बोलते हैं, फोर्स को बोलते हैं न्यूटन, एंड डिस्प्लेसमेंट किसमें मेजर करते हैं हम, मीटर। सो इट विल बी न्यूटन मीटर, और इट इज ऑल्सो नोन एज जूल। इट इज ऑल्सो नोन एज जूल। इन सीजीएस मेथड, इन सीजीएस सिस्टम हम इसे अर्ग भी कहते हैं, हम इसे अर्ग भी कहते हैं। और सभी लोग जानते हैं कि 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। ओके, ठीक है, फॉर्मूला हो गया, हमने यूनिट भी पढ़ ली, हमने ये भी जान लिया कि स्केलर होता है या वेक्टर होता है। अब एक बात बताता हूं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो आपको अपने दिमाग में रखनी है और हमेशा के लिए रखनी है, दैट वर्क कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। वर्क भले ही स्केलर क्वांटिटी होती है, बट इट्स नेचर विल बी, कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। कैसे सर, इधर देखिए फॉर्मूले से देखिए, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और कॉस ऑफ दैट थीटा विच इज बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, तो अगर थीटा की वैल्यू हम 90 से छोटी रखेंगे, मींस 90 डिग्री से अगर हम छोटी वैल्यू यहां पर कोई भी सब्स्टिट्यूट करते हैं, मींस एक्यूट एंगल कोई भी सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो आवर वर्क विल बी पॉजिटिव। अगर हम थीटा की वैल्यू को 0 पुट कर दें तो हमारा वर्क कितना होगा, हमारा वर्क 0 हो जाएगा, बिकॉज cos 90, cos 0, थीटा की वैल्यू अगर हम 90 पुट कर दें तो हमारा cos 90 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, जिसकी वजह से वर्क हमारा 0 हो जाएगा। तीसरी केस, अगर हम थीटा की वैल्यू 90 से ग्रेटर कर दें, सो आवर वर्क विल बी नेगेटिव। ओके, सो एक बात यहां पर तो पता चली कि पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, 0 हो सकता है। जरा इसको हम लोग ध्यान देंगे, कि वर्क 0 का क्या मतलब है। वर्क 0 को सर कोई वर्क नहीं किया क्या, जब कोई वर्क नहीं होगा तो जो हमने फोर्स लगाया उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगी। आप सोच के देखिए, अगर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि एक कुली है, ओके, उसने अपने सर पे लगेज रखा हुआ है और वो आगे की तरफ डिस्प्लेस हो रहा है, तो इसका वेट कहां होगा, नीचे की तरफ, और इसका डिस्प्लेसमेंट कहां होगा, आगे की तरफ। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री, तो W विल बी 0। क्या कुली को वो वेट महसूस नहीं हो रहा होगा, बिल्कुल हो रहा होगा। तो ये बात आपको दिमाग में हमेशा रखनी है सभी को, कि अगर वर्क 0 है तो इसका ये मतलब नहीं कि फोर्स की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो फोर्स की इंपॉर्टेंस होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें एक सिंपल पेंडुलम किसी एंगल थीटा पर, और जिसका वेट कहां काम कर रहा है, बॉब का डाउनवर्ड, और इसका डिस्प्लेसमेंट किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ। तो अभी भी दोनों के बीच का एंगल, अगर हम बात करें दोनों के बीच का एंगल, तो 90 हो जाएगा। भाई अगर हम टेंशन फोर्स को पकड़ लें, फॉर एग्जांपल दो फोर्स यहां पर काम करेंगे, एक mg और एक टेंशन। ओके, तो अगर हम टेंशन फोर्स की बात करें तो टेंशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना हो गया, 90। तो यहां पर भी कितना होना चाहिए, वर्क 0 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्या इसका भी कोई मतलब नहीं, क्या इससे ये मतलब पता चल रहा हमको कि टेंशन कोई रोल नहीं है टेंशन का, ऐसा नहीं होता। यहाँ टेंशन का भी रोल है। यानी आपको एक बात बहुत विशेष तौर पे ध्यान रखनी है कि अगर वर्क 0 है, इसका मतलब ये नहीं कि फोर्स भी 0 है या फोर्स का कोई रोल नहीं है। ओके, तो फोर्स का भी इंपॉर्टेंस है। तो हमने इतनी सारी बातें यहाँ देख ली। थोड़ी देर बाद हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, कुछ सवाल पे चलते हैं, जिससे आपके कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाए। ओके, सपोज कि मेरे पास एक ब्लॉक है जिस पे हमने
10 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड ब्लॉक डिस्प्लेसेस बाई 5 मीटर. ओके, ब्लॉक डिस्प्लेस बाई 5 मीटर. सो व्हाट विल बी द वर्क डन? निकाल सकते हो, तुरंत निकाल लीजिए तुरंत. W इज इक्वल टू हमने पढ़ा F डॉट S. सो W विल बी Fs cos थीटा. तो फोर्स इज व्हाट 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट 5 मीटर एंड cos थीटा cos 30 डिग्री. So W will be 10 into 5 into 1 by 2. Oh sorry, 10 into 5 into root 3 by 2. This will be cancelled. So our work will be F is equal to 5 5 is 25 root 3 joule. Okay, 25 root 3 joule. Okay. Now अगर इसी सवाल में थोड़ा सा चेंजमेंट करते हैं, अगर मैंने इसी सवाल को ऐसे दे दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां बोल दिया 10 न्यूटन फोर्स है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री. ओके, दिस विल बी मास ऑफ, सपोज मैंने इस बार मास दे दिया आपको 2 kg मैंने मास आपको दे दिया है. और डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना है वर्क डन इन 2 सेकेंड्स. 2 सेकेंड पर आपको वर्क डन निकालना. इनिशियली ये u इक्वल टू 0 पर है. ओके, कैसे करेंगे सर? बहुत इजी है. देखिए बेसिकली वर्क होता क्या है? वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा. मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. ओके, तो कैसे करेंगे? बहुत इजी है सर. सबसे पहले तो मेरे को चाहिए वर्क. तो W इज इक्वल टू Fs cos थीटा. तो हम क्या करने वाले हैं? F. लेकिन सर फोर्स, हाँ सर 10 न्यूटन है, हम रख सकते हैं फोर्स के लिए. लेकिन सर डिस्प्लेसमेंट तो हमको पता ही नहीं है, हम डिस्प्लेसमेंट कहाँ से रखेंगे? बच्चों डिस्प्लेसमेंट रखने के लिए हम क्या करेंगे? हम इसमें थोड़ा सा अपने पुराने चैप्टर्स को रिकॉल करेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल हमने काइनेमेटिक्स पढ़ी है, हम उसको थोड़ा रिकॉल करेंगे. क्या अगर मैं ध्यान से यहां देख पा रहा हूं तो बात करें अगर इसके एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन कितना होगा? 10/2. इट विल कम आउट टू बी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एंड बाय काइनेमेटिक्स अगर हमने पढ़ा था क्या? Vs डिस्प्लेसमेंट का सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन. इसको मैं हटा दूं थोड़ी देर के लिए. देखिए एक्सेलरेशन हमारा 5 मीटर पर स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट ut प्लस हाफ at स्क्वायर. सो s इक्वल टू u इज 0, t इज 2 प्लस हाफ a इज व्हाट 5 एंड t इज 2 स्क्वायर. ओके, s इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, 1/2 इंटू 5 इंटू 4, ये कैंसिल हो गया. s इक्वल टू व्हाट 10 मीटर एंड आवर वर्क डन विल बी Fs cos थीटा. सो F इज व्हाट 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट इज 10 एंड cos थीटा मींस डायरेक्ट पुट करते हैं cos 30 इज व्हाट √3/2. सो इट विल बी 50 √3 जूल. 50 √3 जूल. ओके, सो इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए हम अपने नए क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, जिससे हमें कुछ नए कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी आएगी. जो कि सपोज दैट अगर मैंने आपको दिया इफ f वेक्टर इज व्हाट 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप. ओके, सपोज लाइक -4k कैप. ओके, एंड डिस्प्लेसमेंट is given as 5 meter along x-axis. So what will be the work? So sir, it is very easy. W is equal to what? F dot S. Okay, so W is equal to F is what? F हमें यहाँ पर given है, तो that is 2i cap plus 3j cap minus 4k cap. ओके, डॉट प्रोडक्ट ऑफ व्हाट? डिस्प्लेसमेंट. सर डिस्प्लेसमेंट 5 है सर, केवल 5 रख दें? नहीं, डिस्प्लेसमेंट के साथ आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर रखना है, दैट इज अलोंग एक्स एक्सिस. तो एक्स एक्सिस के लिए सभी बच्चे जानते हैं, एक्स एक्सिस के लिए हम डायरेक्शन यानी यूनिट वेक्टर यूज करते हैं 5i,
मतलब आई कैप, और वाई एक्सेस के लिए हम यूज करते हैं जे कैप, एंड जेड एक्सेस के लिए हम यूज करते हैं के कैप. सो डिस्प्लेसमेंट इज 5 मीटर अलोंग एक्स एक्सेस, तो इट विल बी 5 आई कैप. ओके, यहाँ जे, यहाँ पर वाई एक्सेस और जेड एक्सेस के कोई कंपोनेंट्स नहीं है, तो हम क्या लेट करते हैं, हम उन्हें लेट करेंगे 0 जे कैप और 0 के कैप. ओके, वो हमारा 0 है कंपोनेंट्स वाई एक्सेस का एंड जेड एक्सेस का, तो वो 0 0. और डॉट प्रोडक्ट करना सभी को आता है, हम लोग ने डॉट प्रोडक्ट में स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट सब वेक्टर में सीख रखा हुआ है. तो 2 5 10, i dot i will be 1, 3 0 0 and 0, तो our answer will be only 10 जूल. ओके, 10 जूल हमारा फाइनल आंसर होगा. तो अगर फोर्स की वैल्यू थोड़ी सी चेंज कर दें हम, और फिर आपसे कहें कि वर्क कैलकुलेट करने के लिए, सपोज लाइक इफ, नया सवाल है, बढ़िया सवाल है, F इज इक्वल टू वॉट, सपोज आई गिव यू x plus 2x plus 2 न्यूटन फॉर एग्जाम्पल, एंड आपको फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है कि फाइंड वर्क डन टू डिस्प्लेस एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2 मीटर. ओके, अगर आपको कुछ ऐसा सवाल आ जाए जिसमें फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, मींस x या y या z कुछ भी हो, तो हम ऐसे फोर्सेस को पहली बात तो बोलेंगे वेरिएबल फोर्सेस. अभी तक जो फोर्सेस थे उसमें कोई भी x y z का फंक्शन नहीं था, कोई भी f किसी का और का फंक्शन नहीं था, केवल कांस्टेंट वैल्यूज चल रही थी, तो वो हमारे कौन से फोर्सेस थे, कांस्टेंट फोर्स. अभी तक हमने सीखा वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, यानी अब हम सीखने वाले वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स किससे हो रहे थे. अगर मैं बात करूं वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्सेस, किससे कर रहे थे हम लोग कर रहे थे W इक्वल टू एफ डॉट एस से, W इज इक्वल टू एफ डॉट एस से, या इसी को मैंने हम लिख दिया था W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा. ये फोर्स था, ये डिस्प्लेसमेंट. हाँ, थोड़ा सा आपको बता दें, ये डिस्प्लेसमेंट जो होता है इसके बारे में आप थोड़ा जान लें. ये डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो किस चीज का होता है. बेसिकली हम लोग जो अपने जनरल कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, 90% 99% क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें हम लोग क्या मानते हैं कि पूरा ब्लॉक डिस्प्लेस हो रहा है, लेकिन एग्जैक्टली में जो डिस्प्लेसमेंट होता है, ये जो एस होता है, ये होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मतलब अगर मैं मान लूं ये ब्लॉक है और मैंने कहां फोर्स लगाया, यहां पर, इस पॉइंट, सपोज P पॉइंट पे मैंने कोई फोर्स लगाया था, तो हम इसका डिस्प्लेसमेंट चेक करेंगे कि ये कितना डिस्प्लेस हुआ यहां से यहां तक. बेसिकली हमें यहां से यहां तक लेना, क्योंकि ब्लॉक हमारा क्या होता है, नॉन कंप्रेसिबल होता है और नॉन एक्सटेंसिबल होता है. इस तरीके से हम क्या मानते हैं कि जब हम ये पॉइंट जितना शिफ्ट करता है, ये ब्लॉक भी उतना डिस्प्लेस करता है. इसलिए हम बेसिकली सारे चीजों में वर्क डन बाय ऑब्जेक्ट ही निकाल लेते हैं, है ना. तो ये डिस्प्लेसमेंट हम लोग पूरा यहां तक, P पॉइंट कहां से कहां तक गया, ये डिस्प्लेसमेंट चेक करते हैं. तो डिस्प्लेसमेंट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. ओके, आई होप कि आपको इतनी चीजें समझ में आ रही होंगी. ठीक है, अब आते हैं अपने इस सवाल पे, क्योंकि ये सारी चीजें कांस्टेंट फोर्स पर डिपेंड थी. कांस्टेंट फोर्स से वर्क निकालना हमने सीखा. अब आते हैं इसमें, देखिए फोर्स के अंदर ही एक्स आ रहा है, फोर्स के अंदर ही एक्स है, यानी फोर्स अब कांस्टेंट नहीं रहा. जैसे जैसे हम एक्स चेंज करेंगे, बॉडी डिस्प्लेस कराएंगे, फोर्स की वैल्यू चेंज होगी. तो पहले तो एक कॉन्सेप्ट जानिए आप, क्या कि अगर आपका f किसी डिस्टेंस का फंक्शन है, फॉर एग्जांपल मैं ऐसे लिख सकता हूं कि एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप और एफ जेड के कैप, और हमारा एस क्या है, एस क्या होता है, एस होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप. लेकिन यहां पर एक एस से हम दूसरी पॉइंट तक जा रहे हैं, तो हमारा ds क्या हो जाएगा, ds हो जाएगा डी एक्स आई कैप dy जे कैप प्लस dz के कैप. ओके, तो dz के कैप. तो अगर मैं वर्क निकालना चाहूं तो स्मॉल पोर्शन के लिए वर्क कितना आएगा, एफ ds, क्योंकि स्मॉल पोर्शन के लिए, एक स्मॉल पोर्शन के लिए हम लोग
दोनों की डायरेक्शन क्या मानते हैं, सेम ले लेते हैं। तो एफ डी एस, अगर मैं पूरा वर्क निकालना चाहूं तो इट विल बी एफ डी एस, ओके, जस्ट लाइक दिस। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? अगर हम f की वैल्यू को ये पुटअप करें, एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप, एफ जेड के कैप, ओके, इंटीग्रेशन डॉट डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, ओके। अगर हम डॉट प्रोडक्ट कराते हैं आई के कंपोनेंट्स को आई के साथ, जे के कोफिशिएंट्स को जे के साथ और के कोफिशिएंट्स को के के साथ, तो व्हाट वी गेट एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एफ वाई डी वाई प्लस इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड। सो दिस इज द वर्क। मीन हमें कोई फॉर्मूला नहीं याद करना है, हमें ये याद करना है कि कैसे हम किसी वेरिएबल फोर्स के लिए विच इज डिपेंडेंट ऑन एनी पोजीशन कोऑर्डिनेट, तो उसके लिए हम क्या लगाना चाहते हैं, हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, बस एक्स का वर्क एक्स डायरेक्शन में वर्क, वाई डायरेक्शन में वर्क और जेड डायरेक्शन में वर्क निकाल के हम उसे ऐड कर देंगे, बस इतना सा लॉजिक है। अगर इस सवाल को आप देखें तो मैं इसको कॉन्सेप्चुअली आपको अगर बताऊं इसी प्रोसेस से, तो क्या होगा, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, f की वैल्यू क्या है 2x प्लस 2, ओके, f वेक्टर इज 2x प्लस 2। कोई ऑब्जेक्ट है जिसको मुझे x इक्वल टू 0 से कहां तक ले जाना है, x इक्वल टू 2, चलो 2 क्या 5 कर लेते हैं, ओके, कुछ भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम मान लेते हैं, चलो 2 ही रहने देते हैं, हम इसको 2 मीटर तक शिफ्ट कराना चाहते हैं, यानी x इक्वल टू 2 तक कराना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस ब्लॉक को लेके जाते हैं x डिस्टेंस पर, कितनी डिस्टेंस पर, x डिस्टेंस पर, और वहां पर एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हम कराएंगे। जैसे सपोज हमने वो डिस्प्लेसमेंट कितना ले लिया, dx डिस्प्लेसमेंट लिया, ओके। तो अगर x डिस्टेंस पे ले जाकर dx डिस्प्लेसमेंट हमने किया है, तो w का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, f dx, क्योंकि ये बहुत छोटा पॉइंट है इसके लिए, तो डिस्प्लेसमेंट dx है, तो f और dx की डायरेक्शन क्या होगी, सेम मानेंगे। तो cos का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री, क्योंकि सेम डायरेक्शन होगी, तो ये भी इस डायरेक्शन में, फोर्स भी इस डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच का एंगल 0 हो गया, 0 हो गया तो 1, cos 0 की वैल्यू 1। तो अब अगर मैं छोटा वर्क निकाला मैंने, तो टोटल वर्क क्या होगा, f dx। अगर मैं बात करूं कहां से कहां ले जा रहा हूं, मैं ले जा रहा हूं 0 से 2 मीटर तक, तो फोर्स की वैल्यू क्या हो गई, 2x प्लस 2 इंटू डी एक्स, 0 से 2। सो अब आपको पता है कि मेरे को क्या करना है, हमें करना है सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन, ओके। तो पहले का क्या होगा, 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x, कहां से, 0 से 2, ये कैंसिल, x स्क्वायर प्लस 2x 0 से 2। अगर मैं अपर लिमिट रखूं तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2, और फिर उसके बाद लोअर लिमिट रख दूं तो 0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0। तो आप जान ही रहे हो, ये ब्रैकेट आपका 0 हो गया, तो 2 का स्क्वायर 4, 2 2 जा 4, इट विल कम आउट टू बी 8 जूल। तो हमारा आंसर क्या आया, 8 जूल, ओके। इसी प्रोसेस को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा लेवल इसका हाई करते हैं कि अभी तक मैंने सिर्फ एक डायरेक्शन में ब्लॉक को डिस्प्लेस किया। अगर यही क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से आ जाए, यही क्वेश्चन कुछ ऐसे हो जाए कि सपोज इफ f इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप प्लस जेड स्क्वायर के कैप, ओके। एंड आपको दिया है फाइंड वर्क डन टू डिस्प्लेस एन ऑब्जेक्ट from 0, 0, 0 means origin to 1, 2, 3, ओके। कोई कोऑर्डिनेट्स है 1, 2, 3, आपको इस पर ओरिजिन से लेके इस कोऑर्डिनेट तक ले जाना है किसी भी ऑब्जेक्ट को। तो कैसे करेंगे, हमें अभी पता है, मुझे पता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, जब फोर्स कैसा हो, वेरिएबल हो, तो हम कैसे करते हैं, हम सिंपली क्या करते हैं, वर्क निकालने के लिए x कंपोनेंट का वर्क, y कंपोनेंट का वर्क और z कंपोनेंट का वर्क निकालकर ऐड करते हैं। तो इंटीग्रेशन क्या होगा, fx dx
प्लस इंटीग्रेशन एफ वाई डी वाई प्लस इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड। तो अब देखो कहां x में कहां से कहां तक जाना है, 0 से 1 तक, तो 0 to 1। y में कहां से जाना है, 0 से 2 तक, तो 0 से 2 और 0 से 3। fx की वैल्यू क्या है, fx की वैल्यू इसमें से ये fx होता है, ये fy होता है, ये fz होता है, जो i के साथ लिखा होता है वो fx होता है, ठीक है। तो कितना हो गया ये हो गया एक्स स्क्वायर dx फ्रॉम 0 to 1, ये हो गया वाई स्क्वायर dy 0 to 2 और ये हो गया z स्क्वायर dz 0 से 3। ओके, तो ये कितना हो जाएगा x क्यूब बाई 3 0 से 1, ये कितना हो गया y क्यूब बाई 3 0 से 2 और ये कितना हो गया z क्यूब बाई 3 0 to 3। हम ईज ऑफ कैलकुलेशन के लिए 1/3 को बाहर कॉमन करते हैं। ओके, यहां क्या बचेगा, अपर लिमिट 1 का क्यूब 1 ही होगा, 0 क्यूब 0 तो उसको छोड़ते हैं, ठीक है। अपर लिमिट y का क्यूब 2 का क्यूब हो गया 8, 0 का क्यूब 0 ही रहेगा, फिर 3 का क्यूब 27। ओके, तो 27 ये कितना हो गया 8 1 9 और 27 36 36 3 से कैंसिल हुआ, 12 जूल इज अवर आंसर। ओके, 12 जूल इज अवर आंसर, ठीक है। तो आई थिंक कि आप वेरिएबल फोर्सेस को डील करना सीख गए। अब एक चीज आपको मैं और बताता हूं, कभी कभी वेरिएबल फोर्स ऐसे नहीं देगा आपको, कभी कभी ग्राफ के फॉर्म में दे देगा कि ऐसा एक ग्राफ बना देगा और कहेगा कि कैलकुलेट द वर्क डन। तो ग्राफ से कैसे करेंगे, अगर मान लीजिए आपको, अगर समझिए, अगर एक ग्राफ बना के आपको ऐसे दे दिया गया, फॉर एग्जांपल आपको ग्राफ दे दिया गया है, ऐसे ग्राफ दे दिया है फॉर एग्जांपल। ओके, ये आपको ग्राफ दे दिया, यहां पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दे दिया और कहा गया ये 10 है, ये 2 मीटर है और ये 4 मीटर, और कह देगा इसका वर्क निकालिए। आपसे कहेगा कि आप वर्क कैलकुलेट करो, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, उससे पहले आपको जरा थोड़ी देर पहले आप एक चीज देखिए, मैंने वर्क आपको क्या बताया, वर्क क्या चीज है, W इज इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स, यही तो बताया, W इज इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स। तो अगर आप ध्यान से इसको देखो, डी डब्ल्यू फॉर एग्जाम्पल स्मॉल वर्क डन के लिए, या W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एक्स। अगर आप इसको ध्यान से देख रहे हो, वेरिएबल फोर्स के वर्क डन को अगर आप ध्यान से देखो, क्या ये वाई डी एक्स लिखा हुआ है, ये वाई डी एक्स जैसा लिखा हुआ है। अगर ये वाई डी एक्स जैसा लिखा है तो कुछ सर समझ में आ रहा है हमको कि वाई डी एक्स क्या होता है, इंटीग्रेशन वाई डी एक्स होता है एरिया अंडर एक्स वाई कर्व या वाई एक्स कर्व कह सकते हैं। अगर ये एफ डी एक्स लिखा है तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि वर्क डन इज नथिंग बट इट इज एरिया अंडर एफ एक्स कर्व, एरिया अंडर एफ एक्स कर्व। तो ये बात आपको बहुत ध्यान रखनी है कि वर्क इज नथिंग बट इट इज एरिया अंडर एफ एक्स कर्व। अब तो ऊपर वाले सवाल में सर कोई दम नहीं बचा, ऊपर वाला सवाल तो ऐसा ही हो जाना है। तो ऊपर वाले सवाल में क्या चीज बोली गई है, एरिया अंडर एफ एक्स कर्व। तो आपको क्या दिख रहा है, आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा है, तो वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर एफ एक्स, एरिया अंडर एफ एक्स कर्व। तो अगर मुझे वर्क निकालना है तो मुझे पहले इस रेक्टेंगल का, चलो मैं नेमिंग कर लेता हूं, ओ ए बी, ये हो गया सी और ये हुआ डी, यानी एरिया ऑफ क्या निकालना है आपको, ओ ए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी। तो सभी को पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी हो गई 10, ब्रेथ हो गई 2, तो 10 इंटू 2। अगर मैं बात करूं ट्राइंगल का तो 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इज व्हाट 4 माइनस 2 यानी 2, हाइट इज व्हाट 10। तो ये से ये कैंसिल, ये हुआ 20, ये हुआ 10, तो इट विल कम आउट टू बी 30 जूल। तो ऐसे ही आपको अगर एरिया अंडर कर्व निकालने के और भी क्वेश्चन आए, जैसे मान लीजिए
अलग अलग ग्राफ बना के देंगे तो अलग अलग आप निकाल सकते हो। यहां तक की बातें आई होप कि आपको समझ में आई होंगी। आपने वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स भी सीख लिया, वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स भी सीख लिया। ओके ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सर ग्राफ से भी वर्क निकालना हम सीख गए, अब ग्राफ को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। अगर कभी कभी अगर आप इस चीज को जरा बहुत ध्यान से देखो तो f इज इक्वल टू इंटीग्रेशन f डॉट ds लिखा है या dx लिखा है। फॉर एग्जांपल चलो मैं x ही ले लेता हूं सिंगल एक्सेस के लिए, ठीक है, dx लिखा है। अगर मैं आपसे पूछूं तो आपने पढ़ रखा है f इक्वल टू ma होता है। क्या होता है? ma होता है। मैं यहां पुट करूं तो डिफरेंशिएशन मतलब सॉरी w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ma डॉट dx वेक्टर और w इज इक्वल टू व्हाट m इंटीग्रेशन a डॉट dx वेक्टर। यानी यहां से क्या निकला, यहां से ये क्या चीज है, ये है एरिया अंडर ax ग्राफ या ax कर्व, कुछ भी लिख सकते हैं आप। एरिया अंडर ax कर्व अगर आप निकाल के m से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा वर्क। आपको क्या मिल जाएगा? हाँ, यहां ऐसा नहीं था, यहां केवल आप एरिया निकालो वही वर्क है। यहां आप वर्क एरिया निकालने के बाद उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट से, है ना, तो आपका वर्क निकल आएगा। कुछ बातें, एक बात मैं और बता रहा हूं, जैसे बात करूं जो वर्क होता है, वर्क इज फ्रेम डिपेंडेंट हो। फ्रेम डिपेंडेंट, फ्रेम डिपेंडेंट का क्या मतलब हो गया? फ्रेम डिपेंडेंट का मतलब ये हुआ बच्चों कि हम अगर एक जगह से बैठ के किसी वर्क का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि उतना ही वर्क किसी और व्यक्ति के लिए भी अपीयर हो, दिखे, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर मैं बात करूं क्यों सर ऐसा नहीं है, तो W इज इक्वल टू व्हाट इंटीग्रेशन F डॉट ds। देखो पहली बात तो फोर्स की बात करूं तो फोर्स तो फ्रेम इंडिपेंडेंट होते हैं। जनरल फोर्सेज आर फ्रेम इंडिपेंडेंट बट स्यूडो फोर्सेज आर फ्रेम डिपेंडेंट। जैसे लिफ्ट में आप खड़े हो गए, आप ऊपर जा रहे हो या नीचे जा रहे हो, आपको एक अपरेंट फोर्स महसूस होता है ना, स्यूडो फोर्स, तो वहां पर तो वही आपके साथ केस है कि आप वो फोर्स वर्क पे डिपेंड करेगा, मतलब वो वर्क उस फोर्स पे डिपेंड करेगा। लेकिन जनरली फोर्सेज आर जनरली फोर्सेस आर फ्रेम इंडिपेंडेंट, ओके, बट डिस्प्लेसमेंट्स आर फ्रेम डिपेंडेंट। डिस्प्लेसमेंट आर फ्रेम डिपेंडेंट। तो अगर डिस्प्लेसमेंट फ्रेम डिपेंडेंट है और वर्क के फॉर्मूले में F डॉट ds है तो इसका मतलब वर्क भी क्या हो गया, वर्क भी क्या हो गया, फ्रेम डिपेंडेंट हो गया। ओके, तो वर्क भी क्या है, फ्रेम डिपेंडेंट है। ओके, चलो भैया आगे चलते हैं। ओके, हम लोग एक नई चीज समझते हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? अभी तक हमने पढ़ लिया वर्क क्या होता है, वर्क की फॉर्मूला क्या है, कांस्टेंट फोर्स के लिए, वेरिएबल फोर्स के लिए, वर्क की यूनिट क्या होती है, वर्क कितने टाइप के हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। और जीरो हो तो इसका मतलब ये नहीं कि वहां जो फोर्स है उसकी कोई इंपॉर्टेंस या वैल्यू नहीं है। ओके, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अब एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि अभी तक मैंने सीखा कि f इज वेरिएबल, ओके, यानी f को मैंने एज अ फंक्शन ऑफ x या फंक्शन ऑफ r पढ़ा, फोर्स को फंक्शन ऑफ s या r पढ़ा। r मतलब पोजीशन, कोई भी, मतलब कह सकते हो कि i कैप, j कैप, k कैप तीनों डायरेक्शन में पढ़ लिया, और कह सकते हो कि हमने x के लिए, y के लिए, z के लिए पढ़ लिया। अगर सपोज करो ये हमने पढ़ लिया, अगर सपोज करो इफ फोर्स इज द फंक्शन ऑफ टाइम, अगर फोर्स फंक्शन ऑफ टाइम हो तो वर्क कैसे होगा? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक क्वेश्चन दे दिया, इफ ये क्वेश्चन दे रहा हूं, इफ f इज इक्वल टू 2t²। फॉर एग्जांपल एक फोर्स है जो टाइम पे इस तरीके से डिपेंड कर रहा है, f इज इक्वल टू 2t²। ओके, और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वर्क डन इन, या हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है टू मूव
टू मूव ऑब्जेक्ट फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2 मीटर। ओके, चलो करते हैं, बहुत आसान। w इज इक्वल टू क्या बताया अभी, इंटीग्रेशन f dx पढ़ाया अभी मैंने, f dx स्मॉल एंगल, स्मॉल के लिए, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए दोनों के बीच का एंगल 0 हम कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो w इज इक्वल टू क्या हुआ, f की वैल्यू हो गई 2t² इंटू dx, dx कहां से कहां तक 0 टू 2। ओके, ठीक है। लेकिन अब इसको इंटीग्रेट कैसे करें, अब इसको इंटीग्रेट कैसे करें सर, ये तो समस्या आ गई, ये तो इंटीग्रेट होगा नहीं। तो इसके लिए हम क्या करें, थोड़ा सा इधर ध्यान दें। जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट था यहां पर, हम इसके लिए पहले तो हमें t चाहिए, क्या चाहिए हमें, t को फंक्शन ऑफ, या कह सकते हो कि अगर मैं ध्यान से रखो, अभी मैं t लिमिट हटाता हूं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अगर ध्यान से देखें तो पहले ये x है, ये टाइम है, तो पहले इन फंक्शंस को थोड़ा सा रिलेट करना पड़ेगा हमको, कैसे कि या तो ये x हट जाए, सबका फंक्शन t में आ जाए, या तो ये t हट के सारे फंक्शन, सारे पैरामीटर x में हो जाए। तो कैसे करेंगे, अगर ध्यान से देखो आप, इस 2 को मैं एक काम करता हूं बाहर ही निकाल लेता हूं, 2 इंटीग्रेशन t² dx, हम क्या करने वाले हैं, dx से डिवाइड, dt से डिवाइड करके dt से मल्टीप्लाई, क्योंकि सारे फंक्शन t में करने हैं। इसको जरा ध्यान से देखिए, ये क्या चीज है, ये क्या चीज है भाई, dx बाई dt काइनेमेटिक्स में पढ़ चुके हैं, ये वेलोसिटी है। तो अगर ध्यान से देखो, w इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन t² इंटू v dt। ओके, t² इंटू v dt आ गया, ये तो आ गया, लेकिन हमें तो चाहिए क्या ये इंटीग्रेट होगा, बिल्कुल। अब तो सर dt हो गया, अब तो कर लें, लेकिन नहीं, अभी तो वेलोसिटी भी है, अभी तो वेलोसिटी भी है। अब वेलोसिटी के लिए हम क्या करें, हम वेलोसिटी को हटाना चाहते हैं। अभी तो भाई हमारा dx बाई dt v हो गया है, dt को मैंने ऐसे लिख दिया, अब तो सर इंटीग्रेट कर सकते हैं ना, नहीं, अभी तो वेलोसिटी भी है, और वेलोसिटी कोई वैल्यू हमको यहां गिवन नहीं। तो पहले इस वेलोसिटी को हटाने के लिए हम कहां जाएंगे, अपने पुराने चैप्टर्स पे जाएंगे, जो कि हमने काइनेमेटिक्स में पढ़ रखे हैं। तो काइनेमेटिक्स में हमने ये पढ़ रखा है कि हम ऐसे कर सकते हैं इसको, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है, v बराबर u प्लस at। ओके, v बराबर u प्लस at। या एक काम करें, सबसे बढ़िया, f इक्वल टू क्या गिवन है हमें दिया है 2t², और f इक्वल टू होता है ma होता है, ma हो गया 2t²। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आ गई, हमारे पास निकल के आ गई 2t² बाई m। क्या निकल के आ गई, ऐसे भी कर सकते हैं ना, हमें तो वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी, तो a की वैल्यू हो गई 2t² बाई m। और एक फॉर्मूला हमने काइनेमेटिक्स में सीखा था, v बराबर u प्लस at, v बराबर u प्लस at। तो v की वैल्यू कितनी हो गई, u इनिशियली 0 लेके चलना है, क्योंकि ब्लॉक को हमें डिस्प्लेस कराना है ना। तो u प्लस a की वैल्यू कितनी हो गई, 2t² बाई m इंटू टी, मतलब 2t³ बाई m। तो यहां पर हम रखते हैं w बराबर 2 इंटीग्रेशन t², और ये हो गया 2t³ बाई m इंटू dt। अब देखिए सब टाइम के फंक्शन में हो गया ना, सब एकदम टाइम का फंक्शन है। अगर ये टाइम का फंक्शन है तो इसका वक्रन कैसे निकलेगा, इसका वक्रन सर बहुत इजी है। देखिए 2 2 जा 4, इस 4 को मैं बाहर लाता हूं, इस 4 को मैं बाहर लाता हूं, इंटीग्रेशन क्या बचा, t³ इंटू t², ये हो गया t की पावर 5 अपॉन m भी कांस्टेंट है, बाहर ले लें, m भी कांस्टेंट है, बाहर ले लें, 4 बाई m t की पावर 5 इंटू dt। तो इसको इंटीग्रेट कर दें, इसको इंटीग्रेट कर दें 4 बाई m। तो इसको इंटीग्रेट करते हैं, एक काम, अच्छा मैंने टाइम का फंक्शन दिया था, एक काम करते हैं, टाइम यहां देते हैं t बराबर 0 टू t बराबर 2 सेकंड तक हमें इंटीग्रेट करना है, ठीक है, टाइम का फंक्शन था ना इसलिए। ओके, तो यहां से क्या आ गया, 0 टू 2 t की पावर 5 dt। तो w इज इक्वल टू 4 बाई m t पावर 6 बाई 6 इंटीग्रेशन 0 टू लिमिट 0 टू 2। तो ये हो गया 4 बाई m, और ये कितना हो गया, अपर लिमिट रखो 2 की पावर 6 कितना हुआ
आप चाहो तो लिमिट नहीं भी दी हो तो आप सीधे यहाँ पर आंसर छोड़ दो, लेकिन अब हमें लिमिट दे दी गई है 0 to 2 टाइम के फंक्शन, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। इसके आगे आप सॉल्व कर सकते हो। देखो 2 to the 4, 2 3 the 6, तो बाहर बच गया हमारा 2/3m, और ये अपन लिमिट लगाई 2 की पावर 6, 0 की पावर 6, तो 0 की पावर 6 तो 0 हो गया, 2 की पावर 6 कितना हो गया, 2 की पावर 6 हो गया, 2 की पावर 5 हो गया 32, यानी 64 कितना हो गया 2/3m इंटू 64, और 64 इंटू 2 कितना हो गया 4 2 8, 128/3m, ये हमारा आंसर हो गया। इतने जूल हमारा आंसर निकल आया। ओके, यहां पर थोड़ा लिमिट में प्रॉब्लम हुई, बाकी आप समझ गए कि हमने क्या सीख लिया। हमने सीख लिया फोर्स, कांस्टेंट फोर्स से वर्क डन, वेरिएबल फोर्स से वर्क डन, और वेरिएबल फोर्स में भी कैसे फोर्सेस, एक विच इज डिपेंड्स ऑन पोजीशन, दूसरा विच इज डिपेंड्स ऑन टाइम। ओके, तो इस तरीके से हमने अपना ये वर्क, हाँ कुछ बातें इसमें और होती हैं, जैसे कंजर्वेटिव फोर्स के लिए वर्क डन और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए वर्क डन। ठीक है, इसको जल्दी से आप अपने कॉपी पे नोट कर लें सभी लोग। ठीक है, आई होप कितना आपको समझ में आया होगा। तो अपना कंजर्वेटिव फोर्स से वर्क डन और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स से वर्क डन हम लोग अपने अगली क्लास में करेंगे। तो तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।